नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ममता बनर्जी एक सियासी तूफान के केंद्र में है और उनके सामने खड़े हैं उनकी राजनीतिक विरोधी, उनकी पार्टी के नेता और उनकी समर्थक मानी जाने वाली महिलाएं। क्या ममता बनर्जी महिलाओं के न्याय के सवाल का कोई जवाब दे पाएंगी? सड़क से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाली ममता के सामने कैसा सियासी चक्रव्यूह है और आखिर क्या है ममता बंदोपाध्याय की कहानी? इस बार की न्यूज मेकर है ममता बनर्जी। संकट में दीदी इतना कम्युनिटी को सर्व करके फिर उसे क्या मिला, ये सोच के इतना गुस्सा आता है। मतलब हम वेट करेंगे क्या किसी और का कुछ होने का, तब हम जाके आंखें खोलेंगे। यही चाहते कि कोई तो एक सेंट्रल लॉ हो और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमें पूरा बैकअप मिले। लॉ सेट करे जो हमें प्रोटेक्ट करे। हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। हम नाइट ड्यूटीज करते हैं, हम सबकी जान बचा रहे, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए कोई नहीं है। ये भीड़ बेशक्ल है। We want resignation of the health minister as well as chief minister. ये कॉल होना चाहिए, जनता का कॉल होना चाहिए, स्टूडेंट का कॉल होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को एक दिन का अंदर रेजिग्नेशन दे दो। लेकिन बेजुबान नहीं। कोलकाता से उठी चिंगारी, क्या है ममता की तैयारी? यह भीड़ चीख चीख कर कह रही है कि ममता बनर्जी की चुनौतियां सियासत के साथ साथ सड़क पर भी है। लोकतंत्र में नेताओं से लड़ना एक अलग बात है, लेकिन जनता से कोई भिड़ नहीं सकता। ममता बनर्जी जिस तरीके से कठोर निर्णय ले रही हैं और जिस तरीके से वो एक्ट कर रही हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो जनता से पूरी तरीके से कट गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर ममता बनर्जी परेशान होंगी। कोलकाता से शुरू हुई इंसाफ की मांग अब पूरे देश में गूंज रही है। क्या ये संकट ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह है? क्या अनाम भीड़ अनाम बेटी के लिए इंसाफ हासिल कर पाएगी? जो मां माटी मानुष वाली ममता बनर्जी के राज में दहशत की भेंट चढ़ गई। ये ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो कुछ ही दिन पहले महिला वोटरों के सहारे ही लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखा चुकी है। अब महिला सुरक्षा ही टीएमसी के सामने एक चुनौती बन गई है। ये संकट बड़ा है। ये संकट ममता बनर्जी के लिए बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि न केवल उनका नेतृत्व बल्कि उनकी पार्टी का रुख और उनकी सरकार के अफसरों पर भी उंगलियां उठ रही हैं। उंगलियां उठाने वाले न केवल आम लोग हैं, बल्कि विरोधी पार्टियां और यहां तक कि राज्यपाल भी हैं। Government is responsible for this. The first responsibility lies with the government. Youngsters are asking is very just. They say we want justice. They want security. When you go for work, particularly at night, there should be a security that you will be able to return alive. That security is not here in Bengal. It brings shame to the entire humanity. जो अस्पताल है वो बहुत ही बेहतर अस्पतालों में था, वहाँ ये घटना हुई है, शर्मनाक है। और पुलिस ने जिस तरह से वहाँ कोताही बरती है, ऐसा पहले नहीं दिखाई पड़ता था। कहीं लोगों को ये मैसेज चला गया है कि ममता बनर्जी की सरकार उस जांच में सहयोग नहीं कर रही थी या उस जांच में ढिलाई बरत रही थी। ये मैसेज जाना कोलकाता पुलिस के लिए बहुत ही खराब मैसेज है। फिलहाल ममता बनर्जी और उनके 3 अफसरों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ये 3 अफसर हैं बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार, होम सेक्रेटरी नंदनी चक्रवर्ती और चीफ सेक्रेटरी भगवती प्रसाद गोपालिका। ममता सरकार के रिएक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट ने गुस्से को और भड़का दिया है।
लेकिन खास तौर पर 3 अफसरों पर उंगली उठ रही है। कौन है बंगाल के ये 3 अफसर? राजीव कुमार। इंडियन पुलिस सेवा के अधिकारी राजीव कुमार अभी बंगाल के पुलिस महानिदेशक हैं। 1989 बैच के आईपीएस राजीव दिसंबर 2023 में बंगाल के डीजीपी बनाए गए थे, लेकिन मार्च में चुनाव आयोग ने लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर गैर इलेक्टोरल पद पर भेज दिया था। चुनाव खत्म होने के बाद ममता ने उन्हें फिर से डीजीपी की कमान सौंप दी। ममता बनर्जी के खास राजीव कुमार का नाम शारदा चिट फंड घोटाले में आ चुका है। साल 2019 में राजीव कुमार को पकड़ने सीबीआई गई थी, तो कोलकाता पुलिस ने ही सीबीआई की घेराबंदी कर दी। यह मामला इतना उछला कि ममता बनर्जी को धरने पर बैठना पड़ा। नंदिनी चक्रवर्ती। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती अभी पश्चिम बंगाल की होम सेक्रेटरी हैं। 1994 बैच की आईएएस नंदिनी चक्रवर्ती ममता सरकार में पावरफुल रही हैं। ममता बनर्जी जब 2011 में मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने नंदिनी को सूचना और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा दिया था। इसी साल जनवरी में नंदिनी को गृह विभाग की कमान सौंपी गई है। नंदिनी के गृह सचिव बनते ही संदेश खाली का मामला सामने आया था, जिसमें सरकार की खूब किरकिरी हुई। आखिर में ममता को ही इस मामले में फ्रंट फुट पर आना पड़ा। संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों के साथ भी मारपीट की गई थी। इसमें भी बंगाल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में बंगाल होम विभाग को नोटिस जारी किया था। 2023 में नंदिनी जब राज्यपाल की प्रमुख सचिव थी, तब भी वे सुर्खियों में आई थी। उन्हें राज्यपाल ने पद से हटा दिया था। राज्यपाल का कहना था कि नंदिनी ममता के लिए काम करती हैं। बीपी गोपालिका। बंगाल के प्रमुख सचिव बीपी गोपालिका पहले राज्य के गृह सचिव भी थे। गोपालिका भी ममता सरकार पर आए बड़े संकटों को सुलझाने में फ्लॉप ही रहे हैं। गोपालिका के रहते संदेश खाली, हावड़ा हिंसा जैसे बड़े मामले हुए, जिसमें सरकार की खूब भद्द पिटी। मूल रूप से आंध्र के रहने वाले भगवती प्रसाद गोपालिका को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। वे 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। गोपालिका को बंगाल के कई जिलों में बतौर जिलाधिकारी काम करने का अनुभव है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की कहानी जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 9 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाली ममता बंदोपाध्याय 15 साल की उम्र में छात्र राजनीति में आ गई। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के तौर पर उन्होंने छात्र परिषद यूनियंस बनाया, लेकिन असली छाप तब छोड़ी जब वो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे जयप्रकाश नारायण की गाड़ी पर चढ़ गई। जेपी की कार पर डांस करती ममता बनर्जी का ये तेवर सिर्फ अखबार नहीं, राजनीति पर भी छप गया। उन पर कई नेताओं की नजर पड़ी। 1977 में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कोलकाता आए, तो इंदिरा हाशिए पर थी और जनता पार्टी का दबदबा था। लेकिन ममता बंदोपाध्याय मोरारजी देसाई को काले झंडे दिखाने पहुंच गईं। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सुब्रत बनर्जी इस लड़ाका लड़की से प्रभावित हुए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव में सुब्रत बनर्जी की पैरवी पर ही ममता को जाधवपुर से टिकट मिला और उनके सामने थे लेफ्ट दिग्गज सोमनाथ चैटर्जी। पहले ही लोकसभा चुनाव में ममता ने सोमनाथ चैटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी राजनीति की जायंट किलर के नाम से दिल्ली में मशहूर हो गई। हालांकि 1989 के अगले लोकसभा चुनाव में वो हार गई, लेकिन फिर भी उनकी धमक दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और खास तौर पर राजीव गांधी उनके टैलेंट को पहचान चुके थे। ममता बनर्जी का कद सियासत में बढ़ता ही गया। शुक्रवार को जो उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला, वो भी इनका एक एक्टिविज्म है, वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है। उन्होंने एक राजनीतिक तरीके से उस चीज़ को कोशिश की कि सीबीआई और केंद्र के ऊपर जो है वो निशाना लगाने का। तो ये एक्टिविज्म जो है, ये एक तो लड़ाई होती है स्ट्रीट फाइटिंग, तो यहाँ भी स्ट्रीट फाइटिंग ही चल रहा है। अगर आप देखें विरोधी पक्ष हो या सरकार, वो सारे जो है वो रास्ते में उतर के ही इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वही हमने शुक्रवार को देखा, ममता बनर्जी खुद भी जो है वही एक राजनीतिक उसमें एक वो उसको आप क्या कहेंगे, सियासी दांवपेच कहेंगे या राजनीतिक,
उसको उन्होंने वो रास्ते में निकाल रहे, वो भी एक उनका एक्टिविज्म ही रहा। राजीव गांधी की मौत के बाद एक बार फिर जीत कर आई ममता को पीवी नरसिम्हा राव सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। ममता करीब अकेले ही लेफ्ट के गढ़ में उसे चुनौती देती रही। उन पर हमला भी हुआ जिसमें वो घायल हो गई, लेकिन उनकी फाइटिंग स्पिरिट ही थी कि धीरे धीरे कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में पैर जमाने शुरू कर दिए। लेकिन ममता और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ने लगी। 1993 में मुख्यमंत्री दफ्तर राइटर्स बिल्डिंग में प्रदर्शन करने गई ममता को घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। ममता अब राज्य कांग्रेस के कुछ नेताओं को रास नहीं आ रही थी। बंगाल कांग्रेस के कुछ नेताओं पर लेफ्ट से मिले होने का आरोप लगाकर ममता ने कांग्रेस छोड़ दी और 1997 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना ली। कांग्रेस से अलग होने के बाद ममता आजाद थी। 1998 के लोकसभा चुनाव में महज 1 महीने पुरानी तृणमूल कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की। बंगाल में तृणमूल ने 7 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली। ममता ने एनडीए का दामन थाम लिया। इसी बीच एक घटना ने साबित किया कि ममता रियल स्ट्रीट फाइटर हैं, जिन्हें लड़ने भिड़ने के लिए जगह की गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। 1998 में संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद को वेल में कॉलर पकड़कर घसीट लिया। ममता के ऐसे ही तेवरों से वाजपेयी आज भी रूबरू होते रहे। उन्होंने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने पर विरोध किया और फिर 2001 में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। 2004 में ममता फिर एनडीए में लौटी, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में ममता की तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन से पार्टी के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि सिर्फ ममता बनर्जी ही चुनाव जीत पाई। 2005 में ममता की तृणमूल कांग्रेस कोलकाता नगर निगम के चुनाव में शिकस्त खा गई और 2006 में विधानसभा चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। यह ममता के लिए सबसे मुश्किल सियासी वक्त था। स्वीट सिचुएशन है, ये आगे आगे क्या होता है, कहां पर, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो तृणमूल कांग्रेस का जो चेहरा है वो है ममता बनर्जी। ये जब तक ममता बनर्जी रहेंगी तो ये ममता बनर्जी के ऊपर ही ये आता रहेगा, और कहां तक ये पार्टी के ऊपर इसका प्रभाव आता है वो भी मैं कहूंगा कि देखने वाली बात है। 14 मार्च 2007। 14 मार्च 2007 को अचानक ममता की किस्मत पलट गई। एक फोन कॉल आया, उधर से जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी, पीछे बंदूकों से गोलियां चलने का शोर था। दहशत के इसी माहौल में ममता की राजनीति के लिए उम्मीदों का चिराग छिपा था। ममता को यह फोन कॉल नंदीग्राम से आया था। नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज के लिए बंगाल सरकार ने 10,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। गांव वालों ने विरोध किया तो लेफ्ट सरकार ने पुलिस के 4,000 जवान भेजकर बंदूक की भाषा में बात की। इस गोलीकांड में 14 ग्रामीण मारे गए, 70 से ज्यादा जख्मी हुए। नंदीग्राम से ममता की मां माटी मानुष की सियासत की बुनियाद पड़ गई। नंदीग्राम ने ममता को बंगाल का महानायक बना दिया। तांत की बंगाली साड़ी, पैरों में हमेशा हवाई चप्पल, कंधे पर सूती झोला, न मेकअप और न गहने पहनने वाली ममता की पहचान अब लेफ्ट के विकल्प के तौर पर होने लगी। कोलकाता के कालीघाट के 10 बाय 10 का उनका घर बंगाल की उम्मीदों का आशियाना बन गया। पेंटिंग्स और कविता लिखने की शौकीन ममता को बंगाल के बुद्धिजीवियों का समर्थन मिलने लगा। यह क्रांतिकारी बदलाव था जो ममता को परिवर्तन की ताकत दे रहा था। ममता ने पैदल मार्च से लेकर नंदीग्राम जाने की जिद तक बुद्धदेव भट्टाचार्य की लेफ्ट सरकार को नाको चने चबवा दिए। इस दौरान लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने हमले भी किए, लेकिन ममता परिवर्तन के रास्ते से पीछे नहीं हटी। उनके हाथों मां माटी मानुष की ताकत आ चुकी थी। इसकी शुरुआत सिंगूर से हुई थी, जहां टाटा के नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए बंगाल सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण के विरोध में ममता ने कोलकाता के धर्मतल्ला में 26 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसने उन्हें बंगाल की जनता के दिलो दिमाग में उतार दिया। सिंगूर और नंदीग्राम की कामयाबी के बाद ममता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
3 दशक के सियासी करियर में ममता को जिस ट्रिगर की जरूरत थी, वो उन्हें लेफ्ट के जमीन अधिग्रहण के मुद्दे से हाथ लग चुका था। फाइटर वो पहले भी था, आज भी फाइटर ही है। देखिए, एक सीएम जो है जिसका खिलाफ इतना कुछ हो रहा है, उसका रिजाइन करने का बात आ रहा है, इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है, और वो खुद रास्ता में उतर के आ गया यार, बोल रहा है कि हाँ हमारा भी वही डिमांड है, पे करो, कैपिटल पनिशमेंट दो। तो ये तो एक फाइटर का इमेज हो सकता है। वो फाइटर अभी पीपल के लिए कितना सही है गलत है वो दूसरा बात है, लेकिन फाइटर तो वो है, आज भी है। साल 2009 के कदम रखते सियासी आसमान पर ममता का पुनर्जन्म हो चुका था। इसी बीच परमाणु करार पर यूपीए सरकार से समर्थन वापसी ने ममता के लिए टॉनिक का काम किया। 2009 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ममता ने एनडीए का साथ छोड़कर यूपीए का दामन थाम लिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसद चुने गए। इसके बाद 2010 में बंगाल के पंचायत चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की कामयाबी ने लेफ्ट के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। बंगाल अब परिवर्तन मांग रहा था, इसलिए मनमोहन सिंह कैबिनेट में रेल मंत्री रहते हुए भी ममता ने ज्यादा वक्त कोलकाता में गुजारा। उन पर आरोप लगे कि वो कोलकाता से देश का रेल मंत्रालय चलाती हैं, लेकिन बंगाल की दीदी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मई 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। 34 साल से बंगाल पर राज कर रहे लेफ्ट को ममता ने उखाड़ फेंका। बंगाल में लेफ्ट के लाल किले पर दीदी का हरा लहर सवार हो गया। कोलकाता से दिल्ली तक ममता ने यह तय कर दिया कि वो सियासत में 1 इंच जमीन भी विरोधी लेफ्ट को नहीं देंगी। इसलिए जब तृणमूल नेता और रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने किराया बढ़ाया तो ममता कोलकाता से तमतमा कर दिल्ली पहुंच गई और मनमोहन सिंह को मजबूर कर दिया कि वो अपने मंत्री से तत्काल इस्तीफा लें। सियासत में ममता बनर्जी का रास्ता आंदोलन से होकर आया था। आज भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी आंदोलन में दूसरी तरफ खड़ी हैं। वह भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये वो भीड़ है जो इंसाफ की मांग कर रही है, और इंसाफ की मांग करते करते कहीं बदलाव की मांग में न यह तब्दील हो जाए, इसके लिए ममता बनर्जी को एक जननायक के तौर पर निकलकर सामने आना होगा। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। चुनौतियां बहुत हैं। ममता बनर्जी ने यूं ही नहीं राम और वाम का नाम लिया है। राम से उनका मतलब बीजेपी और वाम से मतलब लेफ्ट पार्टी है। दोनों ने ही आरजीकर अस्पताल को बड़ा मुद्दा बनाकर ममता और टीएमसी को घेर लिया है। संदेश खाली के बाद ये एक ऐसा मुद्दा है जो ममता के मजबूत वोट बैंक महिलाओं पर सीधा असर डाल सकता है। इसीलिए ममता खुद सड़क पर उतर आई। देखिए, जब भी कोई ऑपोजिशन मूवमेंट होता है उसका कोई ना कोई एक रूप दिया जाता है, उसको खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये राम वाम जो उनका जो स्लोगन है, हाँ, वाम और राम, ये दोनों ये जो स्लोगन है, ये आज 2021 से ये चल रहा है सिलसिला। ये असेंबली इलेक्शंस में, उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शंस में हर टाइम वो ये राम और वाम के खिलाफ बोलते हैं और ये स्लोगन देते हैं जो ये सब इकट्ठा होके कर रहे हैं। ममता बनर्जी की विरासत कौन संभालेगा, इस पर भी एक राय नहीं है। उनके भतीजे अभिषेक को उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन हर कोई उन्हें नेता मान ले ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए भी ममता का राजनीतिक सर्वाइवल बेहद जरूरी है, क्योंकि वो कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ना चाहती है। एक बार ममता कमजोर हुई तो फिर पार्टी टूटने की आशंका और बढ़ जाएगी। साथ ही उनकी आम इंसान की इमेज के लिए भी ये लड़ाई बहुत जरूरी है। ममता के सामने ये सबसे गहरा राजनीतिक संकट माना जा सकता है, जिससे निकलने के लिए उन्हें सियासत का हर सबक याद रखना होगा। सरकार का जो कमजोरी है उसको उठाना विरोधी दल का काम है।
विरोधी दल अगर इसका फ़ायदा लेते हैं तो निश्चित तौर पे चुनाव में तो छात्र तो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसके तब देखा जाएगा, अभी देर है 2026, इसका अंदर बीच में अगर ममता बनर्जी ठीक तरीके से, इसको मैंने पहले जैसे कहा, ठीक तरीके से नरम होके, इसमें लड़ाकू मिजाज नहीं होना चाहिए, नरम होके इसको संभालने का कोशिश करेंगे तभी फायदा होगा। ममता बनर्जी जब राइटर्स भवन पहुंचे, पूरा पश्चिम बंगाल नंदीग्राम और सिंगूर जैसा घटना का साक्षी था। बंगाल वो ज़मीन है जो क्रांति के लिए जाना जाता है, बदलाव के लिए जाना जाता है। इन दिनों पश्चिम बंगाल में हो रहे जो आंदोलन है उसके ऊपर ममता बनर्जी की पूरी नज़र है। इसका कारण ये है, ममता बनर्जी को बेशक पता है यही क्रांति पश्चिम बंगाल की राजनीति में यू टर्न ला सकता है।